सर ठीक ठीक जा रहा है, मतलब अभी तो फाउंडेशन थे तीनों, तो वो बहुत इजी इजी आए थे। मतलब कंप्यूटर वाला भी थोड़ा डिफिकल्ट था, बाकी कल हाँ, ईडी का था, तो ठीक था सर, बढ़िया जा रहा है मतलब। बढ़िया जा रहे हैं। हम्म। ओके, ठीक है। वो तो अभी एनईपी वाला भी जो एक नया डेवलपमेंट है ना, तो हाँ इसीलिए सर। इनिशियली थोड़ा सा ओल्ड क्वेश्चन पेपर से चीजें मैच नहीं करती। हम्म। तो अभी इसके सब आपको 20 क्वेश्चंस वगैरह सब अवेलेबल है मार्केट में। सर वो मतलब कंटेंट बहुत ज्यादा है, मतलब अगर 20 क्वेश्चन से ही पढ़ रहे हैं तो हफ्ता एक डेढ़ हफ्ते पहले शुरू करने वाला होता है। एक दो दिन पहले तो सर आपकी पीपीटी से ही पढ़ रहे हैं, मतलब जो आईपर से प्रोवाइडेड है। ओके ओके। नहीं, हाँ एग्जैक्ट मैक्सिमम देखो, लोग। दो तरह की स्टडीज होती है। एक होती है जो आप लर्निंग जो होती है, वो साल भर जो चलती है वो लर्निंग होती है। दूसरा हम्म। जो एग्जाम प्रिपरेशन होता है वो बीयू के केस में मैं बता रहा हूँ। बीयू के केस में एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर जरूर उठाने चाहिए। इसकी वजह यह है कि जो बीयू के पेपर बनते हैं वो किसी न किसी अलग अलग टीचर से बनते हैं जो किसी कॉलेज में पढ़ा रहे होते हैं, है ना, अलग अलग कॉलेजेस में पढ़ाने वाले। इतना ज्यादा स्प्रेड आउट है कि जो टीचर का स्टाइल है टीचिंग का वो अलग अलग टीचर्स का अलग अलग हो सकता है। तो किसने पेपर बनाया और उसका टीचिंग स्टाइल क्या है, उस बेसिस पे क्वेश्चंस में थोड़ा डिफरेंसेस आ जाते हैं। ठीक है। तो इसीलिए ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स उठाना चाहिए। लास्ट 4-5 ईयर्स के पेपर्स जो हैं वो बहुत यूजफुल रहते हैं। उससे पता जाता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट हो जाती है। ये एग्जाम टाइम प्रिपरेशन है। ऑफ कोर्स पीपीटीज उस समय काम आते हैं, लेकिन जो और जो शार्प करना चाहते हो, अपने रिजल्ट्स को कंट्रोल करना चाहते हो, तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर जरूर देखिएगा एग्जाम टाइम पे, एग्जाम से पहले। ठीक है। जैसे अभी हम लोग ये जो डिस्कस कर रहे हैं इससे रिलेटेड अगर मैं आपको मेरा स्क्रीन सब लोग देख पा रहे हैं? मैंने स्क्रीन शेयर किया हुआ है, दिख रहा है? ठीक है। अब इसी स्क्रीन पे मैं आपको कुछ स्टूडेंट्स और ज्वाइन कर रहे हैं अभी। तो मैं आपको जैसे ये दिखाता हूँ, जो सिलेबस दिख रहा है सबको? सिलेबस विजिबल है? ओके। सो मॉड्यूल 5 मुझसे बोला था, हम लोग मॉड्यूल 5 पे फोकस फोकस कर रहे हैं। इज एम आई करेक्ट? Yes, sir. ठीक है। सो मॉड्यूल 5 पे फोकस करते हैं। तो मॉड्यूल 5 जो है सिलेबस में डीएसएस है। ठीक है, डीएसएस स्टैंड्स फॉर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। डाटा फ्लो डायग्राम है, डाटा डिक्शनरी है, database management system, relational database management system, word processing, electronic spreadsheet, and managerial application, use of computer in managerial operations। ठीक है। तो इस सिलेबस से रिलेटेड अब हम बात करते हैं। तो जो 5th मॉड्यूल में जो आपको पीपीटी मिला हुआ है, ये पीपीटी इसमें हम लोग सबसे पहले डाटा डिक्शनरी की बात कर रहे हैं। दिस इज पीपीटी कौन सा वाला है? दो पीपीटी है, पार्ट 2 है। जस्ट अ मोमेंट, आई शेयर पार्ट 1। ओके। पार्ट 1 में डाटा फ्लो डायग्राम की बात हुई है। सो मैंने आप लोगों को डाटा फ्लो डायग्राम सिखाया था, इसमें कोई डाउट है किसी को? एनी डाउट? व्हाट इज द यूज ऑफ अ डाटा फ्लो डायग्राम? हेलो, आई होप आई एम ऑडिबल। Yes, sir. है ना? डाटा फ्लो डायग्राम इज यूज्ड फॉर मैपिंग द डाटा
नेसेसरी फॉर प्रोसेस टू रन। ओके, कोई भी ऑपरेशंस या कोई भी प्रोसेसेस जब होते हैं, जैसे हम लोग ने बात की थी क्लास में, द प्रोसेस ऑफ एडमिशन चल ही रहा है, बच्चे ज्वाइन कर ही रहे हैं, जस्ट अ मिनट। ओके, ठीक है। सो प्रोसेस ऑफ एडमिशन, ठीक है। एडमिशन प्रोसेस में हाउ, वेयर डज द डाटा कम फ्रॉम, वेयर डज डाटा कम फ्रॉम, है ना? हु कलेक्ट्स, हु processes, where is it stored, ये सारी चीजें, and what data, okay, who, what process, storage, what kind of data, इसकी बात होती है डाटा फ्लो डायग्राम में। तो आप जैसे देख सकते हो, एक यूज होता है बॉक्स, so this box shows entity, entity is actually who, कौन, ठीक है। तो कस्टमर प्रोवाइड्स डाटा, तो कस्टमर डाटा प्रोवाइड कर रहा है, कौन सा डाटा प्रोवाइड कर रहा है, कस्टमर ऑर्डर देता है। तो ऑर्डर नंबर किससे जनरेट होता है, ऑर्डर नंबर जनरेट होता है जब कस्टमर एक ऑर्डर प्लेस करता है, करेक्ट। सो व्हेन द कस्टमर प्लेसेस एन ऑर्डर, यू हैव अ कस्टमर ऑर्डर नंबर जनरेटेड, करेक्ट। अब इसकी प्रोसेसिंग कौन करता है, इसकी प्रोसेसिंग कौन करता है, ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम, जो क्लोथ्स का ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम है। तो सर्कल से हम क्या शो करते हैं, प्रोसेस, सर्कल इज यूज्ड फॉर शोइंग प्रोसेस, बॉक्सेस इज यूज्ड फॉर शोइंग एंटिटी। ओके, एंटिटी मींस एनी ऑब्जेक्ट, पर्सन, ठीक है, दैट जनरेट्स, दैट इनिशिएट्स सम डाटा, जिसकी वजह से डाटा जनरेट होता है, इनिशिएट होता है, ठीक है। जैसे सेल्स मैनेजर है, सेल्स मैनेजर कोई डाटा जनरेट नहीं करता है, लेकिन सेल्स मैनेजर को डाटा रिसीव होता है, डाटा इज सेंट टू द सेल्स मैनेजर, ठीक है। तो सेल्स मैनेजर को क्या मिलता है, रिपोर्ट्स मिलती है। सो मैनेजमेंट रिपोर्ट्स जो है, दीज आर प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन, है ना, प्रोसेस्ड डाटा जो कलेक्ट हुआ उसके आधार पे। फॉर एग्जाम्पल, how much, what can be a report, report can be total number of orders city wise, ये एक रिपोर्ट हो गई जो सेल्स मैनेजर की मदद करता है ये पहचानने में कि कौन सी सिटी से कितना ऑर्डर आया है। इस तरह के बहुत सारे रिपोर्ट्स हो सकते हैं जो सेल्स मैनेजर को मिलते हैं। तो ये जनरेट किसने किया, इस प्रोसेस में। इस प्रोसेस को इनपुट कहां से मिला, किसी दूसरी एंटिटी से। जैसे सप्लायर है, आपकी शॉप का जो सप्लायर है, क्लोथ सप्लायर, वो आपको क्लोथ्स भेजता है और रिसिप्ट भी भेजता है, ठीक है। आप उसको क्लोथ्स का ऑर्डर दिया था आपने, तभी तो भेजता है, ठीक है। आप अपनी शॉप में, रिटेल शॉप में जो क्लोथ्स बेचते हो, उस क्लोथ्स के लिए ऑर्डर आप सप्लायर को देते हो, तो वो आपको क्लोथ्स भेजता है, साथ में बिल रिसिप्ट भी भेजता है, आप उसको पेमेंट भी देते हो, राइट, यू आर मेकिंग द पेमेंट ऑल्सो। एक मॉडर्न सिस्टम की बात करें तो क्लोथ्स ऑर्डर कॉमा डिजिटल पेमेंट, पेमेंट भी जाता है ना, डिजिटल पेमेंट। तो आईडी भी आप उससे शेयर करोगे कि मैंने पेमेंट कर दिया। तो ये सब डाटा आइटम्स हैं जो क्लोथ सप्लायर को सेंड किया जाता है। कौन सेंड करता है, आपका बिजनेस। तो आपके बिजनेस का प्रोसेस, ऑलवेज द प्रोसेस इज एट द सेंटर, करेक्ट। सो डीएफडी जब आप करोगे तो डीएफडी का यूज, ये ड्रॉ करने का यूज कौन कौन करता है, इसमें हमने इस शीट में बात किया था। ग्रोथ टीम, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को समझने के लिए, मतलब आप उसको इंप्रूव करोगे, व्हाट डज द ग्रोथ टीम डू, ग्रोथ टीम वर्क्स on improving the system, ठीक है, on improving the system. So what do they need? They need inputs on how the system functions.
सिस्टम काम कैसे करता है उसकी जरूरत है समझने की। तो वो क्या करते हैं, ग्रोथ टीम्स यूज डीएफडी टू विजुअलाइज द रनिंग सिस्टम। अभी हमारा सिस्टम कैसा चल रहा है उसको विजुअलाइज करने के लिए डीएफडी का यूज करते हैं। देन देयर आर डाटा एनालिस्ट्स। डाटा एनालिस्ट का क्या काम है, दे नीड टू फाइंड आउट इनसाइट्स। उनकी जरूरत क्या है, इनसाइट्स, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फॉर इंप्रूविंग। इट कैन बी सेल्स, इट कैन बी प्रॉफिट, ठीक है, इट कैन बी ब्रांड नेम, वॉट एवर यू वॉन्ट टू improve, you need data analyst who can bring up that information. So what does the data analyst use? The data analyst also needs to know how data flows in and out of the system. ठीक है, उनको ये जानना जरूरी है कि सिस्टम में डाटा आता कहां से, सप्लायर से क्या डाटा आता है, तो कस्टमर से क्या डाटा आता है, ठीक है, और हमें क्या देना पड़ता है, ठीक है, कौन सा डाटा कहां भेजा जाता है। ये इंफॉर्मेशन होना डाटा एनालिस्ट को जरूरी है, तभी वो एक प्रॉपर एनालिसिस कर पाते हैं। प्रोडक्ट टीम्स के काम का है, ठीक है, प्रोडक्ट टीम्स का फोकस प्रोडक्ट्स पे है, ठीक है। प्रोडक्ट टीम भी इनका जिस तरह से ग्रोथ टीम ओवरऑल ग्रोथ पे देखती है, प्रोडक्ट टीम प्रोडक्ट के इंप्रूवमेंट पे ध्यान देती है। तो वो प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको ट्रैक करती है कि कहां से प्रोडक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें मिल सकता है, कस्टमर उस प्रोडक्ट से कैसे कैसे इंटरैक्ट करता है, ठीक है, कैसे उसे यूज करता है, उसके बारे में। अगर कस्टमर को कंप्लेंट है तो वो कहाँ जाता है, कहाँ से कंप्लेंट देता है, क्या वो फोन कॉल्स करता है, क्या वो ईमेल करता है, या आपने कोई कंप्लेंट का कोई सिस्टम बना रखा है, ठीक है। तो उसकी स्टडी करना प्रोडक्ट टीम्स का। तो ये सारे लोग हैं जो यूज करते हैं डीएफडी को, ठीक है। ड्रॉ करने के लिए आपको प्रोसेसेस, एक्सटर्नल एंटिटी, डाटा फ्लो और डाटा स्टोर दिखाना जरूरी है। तो मैंने आपको क्लास में पहले भी बताया था कि प्रोसेस समझाने के लिए हमेशा सर्कल का इस्तेमाल करें, ठीक है। एंड प्रोसेस इज व्हाट, प्रोसेस की बात जब भी होती है तो ऑलवेज रिमेंबर जूसर मिक्सर की हम बात करते थे। जूसर मिक्सर इज अ प्रोसेसर। क्या करता है जूसर मिक्सर, देयर इज एन इनपुट, ठीक है, देयर कैन बी मोर देन वन इनपुट, बहुत सारे इनपुट होते हैं, एंड देयर आर आउटपुट्स, देयर कैन बी मोर देन वन आउटपुट। जैसे कि फ्रूट्स, ठीक है, शुगर, दीज आर इनपुट, सो आउटपुट विल बी जूस, आउटपुट कैन ऑल्सो बी पल्प, ठीक है, ये सब आउटपुट है। ओके, सो प्रोसेस, इसी प्रोसेस को अगर मैं किसी सिस्टम के केस में बोलूं तो अटेंडेंस, एम्प्लॉय अटेंडेंस, ठीक है, एम्प्लॉय अटेंडेंस और एम्प्लॉय ग्रेड, पोजीशन जो भी है, इसको अगर हम पेरोल में इनपुट दें, जनरेट पेरोल वाले सिस्टम में, जिसका काम है हर महीने की सैलरी बनाना, तो ये आउटपुट क्या देगा, ये आउटपुट देगा सैलरी शीट, पेरोल है ना, सैलरी शीट देगा। ये आउटपुट में साथ ही साथ सबका पे स्लिप भी दे सकता है, हर इंडिविजुअल पे स्लिप, करेक्ट। तो ये डीएफडी है, ठीक है, डीएफडी में ये प्रोसेस है। एक्सटर्नल एंटिटी क्या होती है, वो सभी चीजें जो प्रोसेस से बाहर की है, ठीक है, प्रोसेस से बाहर की चीजें एक्सटर्नल एंटिटी, उसको बॉक्स शेप में दिखाते हैं। जैसे एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय थंब मशीन में थंब इंप्रेशन लगाता है, बायोमेट्रिक इनपुट देता है, बायो इनपुट, ठीक है। तो जो थंब मशीन है बायोमेट्रिक है, बायोमेट्रिक कलेक्ट बायोमेट्रिक इन्फो, ये क्या करता है, ये डाटाबेस में, जैसे मैं डाटाबेस, डाटा स्टोर है ना, इसको ऐसे दिखाते हैं बॉक्स से, आप दो साइड खाली बॉक्स ऐसे बनाइएगा, डाटा स्टोर, ठीक है। तो डाटा स्टोर में ये क्या देता है, और डाटा स्टोर आप जब भी बनाएं तो एरो ऐसा ना बनाएं, लेट मी करेक्ट दिस लिटिल बिट। जब भी आप डाटा स्टोर बनाएं तो लाइन के ऊपर से एरो लाएं, एंड दिस इज द डाटा स्टोर ऑफ एम्प्लॉय अटेंडेंस,
एम्प्लॉय अटेंडेंस में वो स्टोर कर देता है, क्या स्टोर कर देता है? टाइम इन टाइम आउट। कोई एम्प्लॉय कितने बजे आया कितने बजे गया, ये उसके थंब इंप्रेशन से आता है। तो एम्प्लॉय क्या देता है? एम्प्लॉय बायोमेट्रिक इनपुट देता है, अपना थंब प्रेस करता है ना, बायोमेट्रिक डिवाइस पे। तो ये प्रोसेस हुआ, एक्सटर्नल एंटिटी हुआ, डाटा स्टोर हुआ। डाटा फ्लो, इसका डायरेक्शन बहुत जरूरी है, किस डायरेक्शन में आप शो कर रहे हो। सर ठीक। एक्सटर्नल हाँ, एंटिटी क्या था, समझ नहीं आया। एक्सटर्नल एंटिटी क्या होता है? वो सभी चीजें जो प्रोसेस से बाहर की चीजें हैं। प्रोसेस इज द स्टेप्स। ओके, प्रोसेस इज व्हाट? स्टेप्स। और जो इस स्टेप को एग्जीक्यूट करे, जो इस स्टेप में डाटा दे, ठीक है, जो इस स्टेप, इनके स्टेप से डाटा वापस ले, ये सब क्या है? एक्सटर्नल एंटिटीज है जो सिस्टम को यूज करते हैं। एक्सटर्नल एंटिटीज आर सिंपली पार्ट ऑफ सिस्टम यूजर्स। ओके, ऑल द यूजर्स ऑफ द सिस्टम, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ओके, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मतलब सप्लायर। सप्लायर को नहीं पता कि आपके यहाँ पे ऑर्डर जनरेशन सिस्टम है, ऑर्डर जनरेशन सिस्टम, ठीक है, जिसमें जिसकी वजह से आपके पास कस्टमर से ऑर्डर आता है। आप तो सप्लायर को भेजते हो, कि सप्लायर को भेजते हो कि आपको क्या क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट्स, राइट। आप सप्लायर को भेजते हो, तो सप्लायर एक्सटर्नल एंटिटी है। ऐसे ही कस्टमर आपको ऑर्डर देता है, तो कस्टमर एक्सटर्नल एंटिटी है, राइट। प्रोसेस आपके ऑर्गेनाइजेशन का, आपके बिजनेस का पार्ट है, इंटरनल पार्ट। क्लियर हुआ? ठीक है। ओके, सो प्रोसेस जो है वो विद इन दी सिस्टम बाउंड्री होता है, एक्टिविटीज दैट आर हैपनिंग विद इन दी सिस्टम बाउंड्री। जब हम कोई इस तरह का कोई भी सिस्टम की बात करते हैं, तो सिस्टम बाउंड्री पहले ड्रॉ करते हैं। आपका सप्लायर सिस्टम से बाहर की चीज है, आपका कस्टमर सिस्टम से बाहर की चीज है, ठीक है। सिस्टम के अंदर क्या है? प्रोसेसेस। सिस्टम के अंदर क्या है? वो लोग जो उस प्रोसेस को इंटरनली चलाते हैं, इंटरनल जो उसके पार्ट्स होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, सेल्स मैनेजर इज एन इंटरनल पार्ट, सेल्स मैनेजर, ठीक है। फॉर एग्जांपल, परचेज मैनेजर, ये सब अंदर के सिस्टम के हिस्सा है, ठीक है। इसी तरह से इसमें प्रोसेसेस होंगे, इसमें डेटाबेसेस होंगे, ठीक है। तो जब सिस्टम की बाउंड्री ये बताती है कि कौन सी चीज एक्सटर्नल है, कौन सी चीज इंटरनल है, राइट। ओके, नाउ ये तो प्रोसेस के बारे में हो गया, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक्सटर्नल एंटिटीज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एक्सटर्नल एंटिटीज आर आउटसाइड सिस्टम्स सच एज पीपल, कस्टमर, स्टेक होल्डर या और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर्स, ठीक है। कोई प्रिंटर, प्रिंटर विल बी एन आउटपुट, तो प्रिंटर को बॉक्स में दिखाओगे, आप लिखोगे कि पेरोल, पेरोल से जो है पे स्लिप कहां जाती है? प्रिंटर पे जाती है। आप इस तरह से दिखा सकते हो, ओके। तो ये सारी चीजें हम ड्रॉ करते हैं एज बॉक्स। डाटा स्टोर की बात की, डाटा स्टोर इज सिंपली व्हाट? डाटा टेबल विद इन अ डेटाबेस। तो अगला टॉपिक अपन वही बात करेंगे कि डेटाबेस क्या होता है, ओके। सो वेयर डाटा इज हेल्ड सच एज फाइल्स और रिपोजिटरीज। सो अभी हम लोग बात कर रहे हैं, आजकल के जो मॉडर्न सिस्टम्स हैं, इसमें फाइल्स नहीं यूज होती है, ओके। फाइल बेस पहले होता था, फाइल बेस्ड सिस्टम, ओके, फाइल बेस्ड सिस्टम। फाइल बेस्ड सिस्टम में पूरा रिकॉर्ड जो है टेक्स्ट फाइल्स में रखा जाता था। इसमें हर चीज लिखी जाती थी 1030, ठीक है। अगर आपने फाइल क्रिएटेड, इस तरह से पूरा लॉग बनता था, और इसी को इस रिकॉर्ड को यूज किया जाता था डाटा को रीड और राइट करने में। लेकिन ये सिस्टम में बहुत सारे फ्लॉज थे, तो इसको फाइल बेस्ड सिस्टम बंद हो गए ऑलमोस्ट 1960s 1970s से ही बंद हो गए फाइल बेस्ड सिस्टम। somebody is joining in, okay, ठीक है। तो इसके बाद जो आए 1970s में जो आए, वो आए
डेटाबेस मैनेजमेंट, DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये फाइल बेस्ड नहीं थे, ये अपने आप में कंप्लीट एप्लीकेशंस हैं। DBMS आर डेडिकेटेड applications, okay, for data handling। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड कहना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड डाटा हैंडलिंग। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, ठीक है, टेबल क्रिएट करता है, टेबल के अंदर रोज और कॉलम्स क्रिएट करता है, ठीक है, डाटा डिक्शनरी हम पढ़ेंगे वो क्रिएट करता है ना। फाइल बेस्ड सिस्टम क्या होता है, अगर आप एक्सेस में रखोगे, MS एक्सेस में, तो फाइल बेस्ड सिस्टम है, वो एक फुली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। एक्सेल जो है वो एक फाइल बेस्ड सिस्टम है, वेयरएज ओरेकल जो है ये एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। SQL सर्वर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। तो डाटा स्टोर हम जब दिखाते हैं एंटिटी में, तो ये दिखाते हैं कि फाइल कहाँ जाके सेव होगा। तो डाटा स्टोर जब हम DFD में दिखाते हैं, DFD डाटा स्टोर can be manual file register, ठीक है, it can be manual file, it can be register, okay। yes Adi, your question? Sir, I wanted to ask कि Tally भी as a data store होता है, like inside? हाँ, टैली में भी अपना टैली का खुद का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ठीक है, और उसमें भी डाटा स्टोर होता है। जब हम एक एप्लीकेशन परचेज करते हैं ना, तो क्या होता है कि वो एप्लीकेशन अपने डेटाबेस के साथ आता है, ओके। व्हेन यू बाय टैली, ठीक है, व्हेन यू बाय टैली, यू आर बाइंग एक्चुअली टू थिंग्स। वन इज database of Tally, okay, plus application program of Tally। ये पूरा एक पैकेज के फॉर्म में आपको मिलता है, जैसे कि आपको मिलता है Tally ERP 9 जब आप खरीदते तो जब आप इसको इंस्टॉल करते हो, when installing, okay, it will इंस्टॉल बोथ। ये दोनों चीजें इंस्टॉल करता है, हमें नहीं दिखता। हम जब भी लॉग इन करते हैं तो हम कहाँ लॉग इन करते हैं, हम एप्लीकेशन में लॉग इन करते हैं टैली के, और जैसे ही हम वहां पे कोई अकाउंट क्रिएट करते हैं, वो अकाउंट जाके सेव कहाँ होता है, डेटाबेस में टैली के, ठीक है। सो वी आर एंड यूजर्स ऑफ टैली, वी डोंट नीड टू गो बैक एंड सी एट द डेटाबेस लेवल। लेकिन जिसने टैली बनाई है उससे हम पूछेंगे कि कैसे जाता है डाटा, तो वो हमें DFD फ्लो बना के दिखाएगा कि ये डाटा स्टोर में जाता है, ठीक है। आप जब यहां से लॉग इन करते हैं, यूजर जब लॉग इन करता है, इस तरह से वो डाटा फ्लो डायग्राम से दिखाएगा। क्लियर है आदि, इज इट क्लियर? Yes sir. ओके, जो डायरेक्शन है एरो का बहुत जरूरी है डाटा फ्लो डायग्राम में, उसको ध्यान में रखना, क्योंकि वही दिखाता है कि डाटा कहां से आया, कहां जा रहा है। तो डाटा कैन गो फ्रॉम प्रोसेस टू एंटिटी, ठीक है। तो आप ऐसे ड्रॉ करोगे, उसके ऊपर लेबल लगाना जरूरी है कि क्या डाटा है, व्हाट इज द डाटा दैट यू आर सेंडिंग, करेक्ट। entity to entity is not possible, there is no reason to send data from entity to entity, okay, this does not exist, ऐसा नहीं होता, okay। प्रोसेस टू प्रोसेस भी अवॉइड किया जाता है, ठीक है, होता है लेकिन जनरली अवॉइड किया जाता है। अवॉइड प्रोसेस टू प्रोसेस मतलब ऐसे और ऐसे पॉसिबल है, लेकिन जनरली क्या होता है, इसको बनाया ऐसे जाता है कि आप डाटा स्टोर में रखो और इस डाटा स्टोर से अगला सिस्टम उठाए। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको भी बता रहा था। एटलीस्ट हर प्रोसेस में, कब जब भी आप प्रोसेस ड्रॉ करोगे, एटलीस्ट वन इनपुट वन आउटपुट शुड बी देयर,
ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता जो सिर्फ डाटा खा के बैठ गया, है ना, मतलब वन वे, उसके अंदर डाटा डाल रहे हो, रिटर्न कुछ नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि आप उसको जो भी इनपुट देते हो वो आउटपुट डाटा स्टोर में रख देता है, कम से कम ये तो होगा ही। ठीक है, इसी तरह से एक रूल है कि ईच प्रोसेस कैन गो टू एनी अदर सिंबल, अदर प्रोसेस डाटा स्टोर। मतलब एरो जो है ये आप प्रोसेस से इसको भी ले जा सकते हो एंटिटी तक, प्रोसेस टू एंटिटी या एंटिटी टू प्रोसेस, दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल। ठीक है, इसी तरह से डाटा स्टोर में भी कोशिश यही करनी चाहिए कि अगर डाटा स्टोर में डाटा डाला गया है तो उसको रीड करने वाला भी कोई हो। ओके, जनरली रिपोर्ट्स जनरेट करने के लिए रीड तो होता ही है डाटाबेस में से। ओके, इसी तरह से एक और रूल ये है कि एंटिटी मस्ट बी कनेक्टेड टू अ प्रोसेस बाय अ डाटा फ्लो। ओके, सो प्रोसेस और एंटिटी के बीच में डाटा फ्लो का एरो जरूर होना चाहिए, बिना एरो के नहीं होगा, और एरो का डायरेक्शन जरूर है। तो ये सारी चीजें इसमें इसी एक ही इसमें बताई गई है कि क्या करेक्ट है, सही तरीका ड्रॉ करने का, क्या गलत तरीका। जैसे देखिए क्रेडिट रिसिप्ट है, आप अगर एक एरो खींच के उसको सब जगह ऐड कर दोगे तो दिस इज रॉन्ग। आप ज्यादा अच्छा है कि अलग अलग पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन जो अलग अलग जा रहे हैं उनको अलग अलग ड्रॉ करो। ठीक है, डोंट ड्रॉ फ्रॉम वन एरो, एक ही एरो बनाया उसको हर जगह भेज दिया, ऐसा नहीं करना, हर एक के लिए अलग बनेगा। ठीक है, इसी तरह से ये कभी नहीं होता जो मैंने अभी आपको बताया एंटिटी टू एंटिटी। तो एंटिटी टू it will go into some data store and then from data store it can go to another entity. ठीक है, this is okay. ठीक है, एंटिटी, हाँ, ये एंटिटी से सीधे डाटा स्टोर में नहीं जाएगा, एंटिटी से हमेशा प्रोसेस में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो मैंने जो भी सिस्टम यूज किया, यहाँ पे ये प्रोसेस दिखाने के लिए इन्होंने एक दूसरा सिस्टम यूज किया, हालांकि आप इसको सर्कल की तरह यूज करिए। तो सर्कल होना जरूरी है हर एक चीज के बीच में, एंटिटी और एंटिटी के बीच में, एंटिटी और डाटा स्टोर के बीच में, ठीक है, डाटा स्टोर और एंटिटी के बीच में, डाटा स्टोर और डाटा स्टोर के बीच में सर्कल होना जरूरी है। ठीक है, तो ये हमारे रूल्स हैं डीएफटी के, राइट। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़ लीजिएगा डीएफटी के, और ग्राफिकल टेक्निक है, ठीक है, सिस्टम के कंपोनेंट बाउंड्री सब इसमें दिखाई देते हैं, इंफॉर्मेशन फ्लो, ये हम टॉपिक इसमें क्यों पढ़ते हैं, ये इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि डेटाबेस इंफॉर्मेशन सिस्टम एक अहम हिस्सा है एमआईएस का। एमआईएस इज कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर ऑर्गेनाइजेशंस, है ना, फॉर स्ट्रीमलाइनिंग देयर इंफॉर्मेशन नीड्स इन वेरियस लोकेशंस। तो ये ब्रेकडाउन एक सिस्टमैटिक वे में आपको पूरा फंक्शनल ब्रेकडाउन दिखाता है, सिस्टम कैसे काम करता है। इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि इसको बनाने में बहुत समय लगता है, कि ये इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता कि डाटा कब आएगा, ठीक है, कितने बजे आएगा, ठीक है, कौन कौन सा डाटा एक साथ आना जरूरी है, ठीक है, इस तरह की बातें नहीं बताता ये इसका डिसएडवांटेज है ना। बट फॉर दैट देयर आर सम अदर काइंड ऑफ डायग्राम्स आर देयर। इट माइट बी डिफिकल्ट फॉर नॉन टेक्निकल, कई बार नॉन टेक्निकल यूजर्स जो हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के हिस्सा नहीं है, उनको दिक्कत आती है इसमें। ठीक है, डीएफटी बनाने के लेवल्स होते हैं, ठीक है, मतलब जीरो लेवल, कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम होता है। मतलब आपको अभी जो मैं आपको वाला डायग्राम दिखा रहा था, दिस वन, this whole diagram is zero level. Why is it zero level? Because there is only single process, one bubble, है ना, एक ही सर्कल है ना इस पूरे इसमें, तो ये जीरो लेवल कहलाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप ड्रॉ करते हो, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, दिस इज वन लेवल डीएफटी, ठीक है, तो जीरो लेवल डीएफडी को बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट डीएफडी ऑल्सो, कॉन्टेक्स्ट लेवल डीएफडी। इसके बाद क्या किया जाता है, अगर आप लेवल 1 डीएफडी बना लिया, इसको अगर लेवल 1 पे ले जाना है, लेवल 0 बना लिया, फ्रॉम 0 टू लेवल 1,
कैसे लाया जाता है? यू विल ब्रेक डाउन द मेन प्रोसेस इनटू सब प्रोसेस। मेन चीज यही है, मेन प्रोसेस को सब प्रोसेसेस में डिवाइड करोगे, ठीक है। और उससे निकलने वाला और डिटेल जो है, जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये 0 लेवल डीएफडी को हमने ओपन अप किया। हमने पहले क्या बनाया था? पहले बनाया था कि पूरा क्लोथ्स ऑर्डरिंग सिस्टम ये है, राइट। और इसमें कस्टमर इनपुट देता है, इसमें सप्लायर को आउटपुट जाता है, ठीक है, सप्लायर से रिटर्न भी आता है, इसमें सेल्स मैनेजर को सिर्फ आउटपुट जाता है, सेल्स मैनेजर। हमने यही बनाया था ना पहले। तो अब देखिए उसका ये लेवल 0 हो गया, इसका ये लेवल 1 हो गया, ये वाला जो डायग्राम है ये पूरा। अब देखिए इसमें इसी बबल को, दिस बबल इज एक्सप्लोडेड, इसको खोल दिया इस बबल को, और डिटेल्स आ गई कि एक ऑर्डर क्लोज करके एक प्रोसेस होता है, तो दिस इज अ सब प्रोसेस। There is a generate report process, so this is a sub process. There is a order inventory process, this is a sub process. तो हमने क्या किया, क्लोज ऑर्डर सिस्टम जो एक सिंगल प्रोसेस था, इसको हमने ब्रेकअप कर लिया इनटू 1, 2, 3 सब प्रोसेसेस। तो कौन सा प्रोसेस किन लोगों से डील करता है, वो चीजें उनके पास चलेगी। जैसे कस्टमर एंटिटी जो है वो ऑर्डर प्रोसेस से जुड़ा, और क्लोथ्स का स्टोर भी ऑर्डर प्रोसेस से जुड़ा। इन्वेंट्री टेबल जुड़ा, दिस इज अ डाटा स्टोर, आप देख सकते हो डाटा स्टोर। आप इसको दोनों तरफ से एरोज, अगर ये वाली लाइन भी हटा दोगे तो डाटा स्टोर की तरह दिखा सकते हो। उस केस में इस एरो को आप ऊपर से लाइएगा ऐसे, जैसे मैंने आपको बताया। ऑर्डर टेबल से जुड़ता है। अब जब रिपोर्ट जनरेट होनी होती है तो ऑर्डर टेबल में से रिपोर्ट जनरेट होती है, ठीक है। रिपोर्ट का आउटपुट सेल्स मैनेजर को जाता है, ठीक है। अब सेल्स मैनेजर ऑर्डर इन्वेंट्री को इनपुट देता है कि रिपोर्ट के आधार पे, जो रिपोर्ट है आपको बताती है कि इन्वेंट्री कितनी बची है, ऑर्डर कितने हैं, राइट। तो आपको सेल्स मैनेजर जो है न्यू इन्वेंट्री का ऑर्डर सप्लायर को भेजता है, ठीक है। सप्लायर जो है ऑर्डर इन्वेंट्री आपको देता है, और ये इन्वेंट्री जाती है वापस से आपकी इन्वेंट्री टेबल। तो हमने क्या किया, 0 लेवल डीएफडी का लेवल 1 ये आप स्क्रीन पे देख लो। क्लियर है सबको? एनी डाउट? आर वी ऑन फोकस ऑफ व्हाट यू नीड? हाँ, यही आप पढ़ना चाह रहे थे? सबके डाउट यही था मॉड्यूल 5 में? ओके, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये एक एडिशनल स्लाइड है, इस स्लाइड को आपको एग्जाम में जरूरत नहीं पड़ेगी। डायग्रामिंग सॉल्यूशंस, हाँ सर, मैंने आपको डीबीएमएस तो सिंपल है, वो पढ़ के समझ में आ गया। हाँ, इसके बाद जो डीबीएमएस आपने पढ़ा था आप लोगों ने, डाटा डिक्शनरी, ये वाला, यस सर। इसमें डाउट्स है? नो सर, इसमें नहीं है। ओके, एनीवन हैविंग डाउट? आई विल जस्ट वॉक थ्रू दिस। डाटा डिक्शनरी क्या होती है? जब एक डाटाबेस बनता है, मैंने आपको बताया माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर एक डाटाबेस सिस्टम, ओरेकल बताया ना, ओरेकल। नाउ ओरेकल इज अ डाटाबेस सिस्टम, DBMS, rather it is a relational database management system. Okay, relational database management system है, और इसमें you can create tables. Collection of tables is called database. Okay, and every database has a data dictionary. Okay, every database has a data dictionary. What is a data dictionary? डिक्शनरी में हम क्या देखते हैं? डिक्शनरी में हम मीनिंग देखते हैं, इंग्लिश की जो डिक्शनरी होती है। डाटा डिक्शनरी क्या कंटेन करता है? डाटा डिक्शनरी कंटेन्स इंफॉर्मेशन
information about what are the tables, कौन से tables हैं database table, schema क्या है, schema means table structure, table structure क्या है, मतलब उसमें कौन से columns हैं, कौन से type of fields हैं, ठीक है. It also contains information about owner of each table, कौन user उसको use कर सकता है, क्या restrictions हैं, read only है, read write है, ठीक है, राइट ओनली है, क्या रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, प्रोग्राम उसमें राइट कर सकता है कि नहीं, यूजर उसमें राइट कर सकता है कि नहीं, कौन सी तारीख पे क्रिएट हुआ था, फिजिकल इंफॉर्मेशन मतलब वो हार्ड डिस्क में वो कहाँ सेव्ड है, ठीक है. ये सारी चीजें, ये जो भी ज्वाइन कर रहा है मैं इसको ज्वाइन नहीं करा पाऊंगा. दिस पर्सन इज सेइंग, नाम इसका अजीब सही है, हम भी नागरिक, तो डिनाइंग कर रहा हूँ. जिसका भी है प्लीज टेल दैट पर्सन. मैंने इसको डिनाई कर दिया. ओके, सो फिजिकली वो हार्ड डिस्क में कहाँ पे स्टोर्ड है वो इंफॉर्मेशन. देखिए इसी तरह से ये फाइल बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम से बेहतर है. फाइल बेस्ड सिस्टम में क्या होता है, यूजर जो है उसकी लोकेशन ढूंढ के उसको डिलीट कर सकता है फाइल्स को. ये एक रिस्क होता है फाइल बेस्ड सिस्टम में, होता था पहले. लेकिन जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये खुद ही अपना फिजिकल इंफॉर्मेशन लोकेशन खुद ही अपनी डाटा डिक्शनरी में मेंटेन करता है, यूजर को नहीं देता है. तो यू डोंट हैव एक्सेस टू वेयर द फाइल इज सेव्ड. टेबल कांस्टेंट, प्राइमरी की, फॉरेन की इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर होती है जो कनेक्ट करती है दो इंफॉर्मेशन को, जैसे कि स्टूडेंट मास्टर, ठीक है, और स्टूडेंट अटेंडेंस. आप बार बार स्टूडेंट मास्टर में स्टूडेंट के नाम तो स्टोर करते ही हो, रोल नंबर, ठीक है, और नेम स्टोर करते हो, है ना. रोल नंबर और नेम स्टूडेंट का सेव करते हो, फादर्स नेम भी सेव करते हो, मोबाइल नंबर भी सेव करते हो. तो जब आप स्टूडेंट का अटेंडेंस रखते हो तो अटेंडेंस में अगर आपको सारे बच्चों को अगर एसएमएस भेजना है कि आपका अटेंडेंस कितना है, तो आपको यहाँ पे भी मोबाइल नंबर रखना पड़ेगा, ठीक है. बट दिस इज कॉल्ड रिडंडेंसी. मोबाइल नंबर इधर भी रखो इधर भी रखो, दिस इज रिडंडेंसी. What do we do is we only keep roll number here, ठीक है, और ये रोल नंबर से कनेक्ट होता है. तो यहाँ पे रोल नंबर कहलाता है प्राइमरी की पीके, एंड यहाँ पे जो रोल नंबर है ये कहां से रिफर करके लेता है, रोल नंबर हमेशा इधर से लेकर आता है, एंड दिस इज कॉल्ड फॉरेन की एफके. ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश सिर्फ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स में ही पॉसिबल है. RDBMS कहते हैं उसे, ठीक है. तो इस तरह का कुछ दिखता है डाटा डिक्शनरी. दो तरह की डाटा डिक्शनरी होती है. एक होती है एक्टिव डाटा डिक्शनरी. ऑटोमेटिकली एक्टिव का मतलब है ऑटोमेटिकली क्रिएटेड, ठीक है, एज एंड व्हेन एक्शन टेकन. कुछ भी एक्शन होता है तो डाटा डिक्शनरी बनती चलती है. जैसे आपने एक नया टेबल बनाया, यू क्रिएट अ न्यू टेबल, सो इट्स डाटा डिक्शनरी एंट्री विल बी क्रिएटेड, ऑटोमेटिकली बनता चलेगा. दूसरा होता है पैसिव डाटा डिक्शनरी. पैसिव डाटा डिक्शनरी सेपरेटली मेंटेन किया जाता है बाय यूजर, इट इज नॉट ऑटोमेटिक. यूजर एक रजिस्टर में एक अलग फाइल में कहीं पे अगर लिख के चलता है, मैन्युअली क्रिएटेड, ठीक है. तो यूजर अगर क्रिएट करता चल रहा है डाटा डिक्शनरी कि मैंने आज ये टेबल बनाया, इसका मीनिंग ये है, इसके अंदर मैंने ये कॉलम बनाया, इस कॉलम का मीनिंग ये है, तो वो पैसिव डाटा डिक्शनरी, ठीक है. डीबीएमएस जो है ये मैंने अभी आपको जैसा बताया कि ट्रेडिशनल फाइल फॉर्मेट सिस्टम को छोड़ के आगे जो टेक्नोलॉजी का जो यूज है उसका यूज किया गया टू स्टोर डाटाबेस एज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा. रिलेशनशिप जैसे मैंने अभी आपको बताया, प्राइमरी की फॉरेन की वाला जो रिलेशनशिप है, बेसिकली इस तरह के रिलेशनशिप को यूज करके जो सिस्टम आपके डाटा को स्टोर करता है टेबल्स के फॉर्म में, दैट इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. इट विल प्रोवाइड यू ऑल द सॉफ्टवेयर, इट इज अ सॉफ्टवेयर. DBMS is a software. So this software will provide you all the features to retrieve. आपको ढूंढ के निकालना है मेरा टेबल कहाँ है, मैनिपुलेट, आपको टेबल में मॉडिफिकेशंस करने, नया रो ऐड करना है, नया कॉलम ऐड करना है, प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन, आपको उसमें डाटा स्टोर करना है, उस डाटा को आपको यूज करना है, ठीक है.
रिपोर्ट बनाने के लिए, ग्राफ बनाने के लिए, जिस भी पर्पस के लिए, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये सारा दिस सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स ऑल फीचर्स। ठीक है, तो डीबीएमएस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? रियल वर्ल्ड एंटिटी, मतलब ये कि मॉडर्न जो डीबीएमएस है ये रियलिस्टिक रियल वर्ल्ड को के आर्किटेक्चर को ही दिखाता है। स्कूल का डाटाबेस अगर होगा तो उसमें स्टूडेंट्स होंगे, टीचर्स होंगे, ठीक है, लाइब्रेरी होगा, एग्जामिनेशन होगा, एडमिशन होगा, तो बिल्कुल रियल वर्ल्ड सिस्टम को दिखाता है। ये रिलेशन बेस्ड है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है। ठीक है, ये आइसोलेट करता है डाटाबेस और एप्लीकेशन को। आइसोलेट करना मतलब अलग अलग करना। आप ये डीएफडी में भी आपने देखा था, प्रोसेस एंड डाटा स्टोर दोनों अलग अलग चीजें। तो जब हम एप्लीकेशन भी ड्रॉ करते हैं तो एप्लीकेशन में भी डाटाबेस इस तरह से बनाते हैं कि दिस इज योर डाटाबेस, ठीक है, एंड दिस इज योर एप्लीकेशन। तो कोडिंग पूरी एप्लीकेशन में होती है और डाटा अलग रहता है। इससे क्या होता है, कभी अगर आपका एप्लीकेशन क्रैश भी हुआ तो आपका डाटाबेस सेफ रहता है। ओके, लेस रिडंडेंसी, रिपीटेशन नहीं है, जैसा मैंने भी आपको बताया था, मोबाइल नंबर वाला एग्जांपल दिया था। मोबाइल नंबर नीड नॉट बी सेव्ड विद अटेंडेंस, है ना। अटेंडेंस के साथ मोबाइल नंबर सेव करने की जरूरत नहीं है, वो मास्टर में सेव्ड है एक बार। रिडंडेंसी मतलब रिपीटेशन नहीं होता अननेसेसरी। ठीक है, कंसिस्टेंसी, ओके, मतलब कंसिस्टेंसी का मतलब है कि जहां पे आपका डाटाबेस के अंदर जो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप है वो कंसिस्टेंट है, वो हमेशा एक जैसे ही रहेगा। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि फॉर सम यूजर्स इट इज डिफरेंट, ऐसा नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। ओके, दिस इज नॉट पॉसिबल, इट इज सेम फॉर एवरीवन एंड इट हैज अ क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल सुना है? एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या है, ये क्वेश्चन आता भी है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल? What is the full form of SQL? Am I clearly audible? हाँ सर, मतलब सर क्यू से क्वेरी है, मतलब आई गेस S से क्या है? Okay, structured query language. Structured query language. आपको अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो ये इसको बदल के बोलेंगे, इसको स्ट्रक्चर्ड की जगह स्टैंडर्ड बोल देंगे, ठीक है, सिंपल बोल देंगे। ध्यान रखिएगा, स्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड का मतलब है टेबल्स, रोज, कॉलम्स, ठीक है, प्रॉपरली डिफाइंड स्ट्रक्चर इज देयर। तो इसको क्वेरी लैंग्वेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि दिस इज यूज्ड टू रिट्रीव, मैनिपुलेट डाटा इन डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर जो डाटा रखा हुआ है उसको मैनिपुलेट करने के लिए, उसको रिट्रीव करने के लिए, उसको कलेक्ट करने के लिए। जब जैसे आप देखते हो ना, जैसे आप लॉग इन करते हो तो लॉग इन के बाद वो बोलता है वेलकम अंश, है ना। तो ये कहां से लाया आपका नाम? ये रिट्रीव करके लाया आपका नाम डाटाबेस में से, ठीक है। तो डाटाबेस में से रिट्रीव करने के लिए क्या यूज किया गया? एसक्यूएल यूज किया गया। तो वो एसक्यूएल कैसा दिखता है? वो एक कमांड होता है, सिलेक्ट नेम फ्रॉम यूजर्स वेयर आईडी इक्वल्स टू अंश 78@gmail.com। सर वो माई ठीक है? एसक्यूएल क्या होता है? वो भी एक लैंग्वेज MySQL is another software. Oracle, MySQL, SQL सर्वर Oracle का, ये SQL सर्वर माइक्रोसॉफ्ट का, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, all these things are what? These are database systems, मतलब सॉफ्टवेयर है ये। ओके, नाम है सॉफ्टवेयर के। क्लियर है?
डीबीएमएस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? डीबीएमएस की कैरेक्टरिस्टिक्स को याद रखने के लिए एसिड याद रखना पड़ेगा आपको। एसिड प्रॉपर्टीज, एसिड स्टैंड्स फॉर एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। एटॉमिसिटी मतलब एवरी पीस ऑफ डाटा is saved separately, not combined. हर पीस ऑफ डाटा अलग अलग सेव होता है। कंसिस्टेंसी, हर एक तरह के डाटा के लिए सेम सिस्टम इज देयर, सेम सिस्टम फॉर ऑल टाइप ऑफ डाटा। आइसोलेशन मतलब कीप्स एप्लीकेशन एंड डाटाबेस अवे फ्रॉम ईच अदर। अभी मैंने आपको बताया था एप्लीकेशन एंड डाटाबेस अलग अलग रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोडिंग के अंदर ही आपने डाटा भी सेव करके रखता है। ड्यूरेबिलिटी मतलब ये आप रिपीटेडली लगातार यूज कर सकते हो, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा उसके परफॉर्मेंस में। नो चेंज इन परफॉर्मेंस। ऐसा नहीं कि सुबह से शाम तक यूज कर रहे थे तो शाम को जाके वो रिजल्ट्स ना दे, आपको सही रिजल्ट्स ना दे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, एनी क्वेश्चन एनीवन? Can you please first point again? Tanisha, asking something? ये पहले लिखा था आपने। Yes, sir. First point of DFD rules. First point of DFD rules. Yes, sir. वापस जाऊं क्या उस पे? Sir, at the end you can tell. ठीक है, DFD rules पहले था जो DFD rules पिछले Yes, sir. उसमें। अच्छा, Yes, sir. Yeah. ठीक है ना? तो एसिड क्लियर है आपको, ये एक फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स है डाटाबेस का। मल्टी यूजर डाटाबेस, देखिए मैं आपको बताऊं, जैसे अपन टैली की बात कर रहे थे ना, तो टैली में क्या होता है, मैं आपको टैली का एग्जांपल देता हूं। टैली में क्या होता है, जब आपने टैली एप्लीकेशन खरीदा तो ये कंप्यूटर है अकाउंट्स ऑफिसर का, अकाउंट्स ऑफिसर, ठीक है, ये इनका कंप्यूटर है। तो इनके कंप्यूटर में सिर्फ टैली एप्लीकेशन इज देयर, टैली एप्लीकेशन। तो ये क्या करते हैं, ये जब लॉगिन करते हैं तो इनको अपनी स्क्रीन पे एप्लीकेशन दिखता है और एक दूसरा सर्वर है। ठीक है, आप इमेजिन करिए एक सर्वर रखा है कंप्यूटर लैब में, आपके कॉलेज के कंप्यूटर लैब। यहां पे टैली का डाटाबेस यहां पर है, ओके, टैली सर्वर कहेंगे इसे। यहां पे टैली का डाटाबेस रखा है। अब क्या होता है, इसी डाटाबेस से अकाउंट्स ऑफिसर कनेक्टेड है और इनके टैली में लॉगिन होता है। इसी डाटाबेस से दूसरे जो मान लीजिए प्रिंसिपल मैडम कनेक्टेड है, वो अपने कंप्यूटर से। ठीक है, तो एक ही डाटाबेस से मल्टीपल यूजर्स कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, मल्टी यूजर, एंड दे कैन कॉन्करेंटली एक्सेस द सेम थिंग। एक ही चीज को वो एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल मैडम बैठे हैं और इनके सामने पेरेंट्स बैठे हैं। ठीक है, सो द प्रिंसिपल मैडम कैन लुक एट द टैली एंड टेल कि स्टूडेंट का कितना फीस रिमेनिंग है। और स्टूडेंट जो है, जो जिसके पेरेंट्स प्रिंसिपल के पास बैठे हैं, स्टूडेंट पहुंच गया अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास। ठीक है, और ये यहां पे फीस सबमिट कर सकता है उसी समय, कॉन्करेंट एक्सेस। उसी समय वो अपना फीस जमा कर सकता है जिस समय यहां से प्रिंसिपल फीस की डिटेल्स सब उनके पेरेंट्स को बता रही है। तो क्या होगा, जब इसने फीस नहीं जमा किया है तो दे आर टेलिंग कि अभी आपका फीस बाकी है सपोज। उसके बाद यहां से फीस इन्होंने जमा कर दी और इन्होंने अकाउंट्स ऑफिसर ने प्रिंट दे दिया, रिसिप्ट प्रिंट हो गया। तो अब क्या होगा, प्रिंसिपल के स्क्रीन में रिफ्रेश होगा, स्क्रीन रिफ्रेश होगा एंड द प्रिंसिपल विल से कि ओके अब आपका 0 बैलेंस है। गॉट इट? कॉन्करेंट एक्सेस, कॉन्करेंट मतलब एट द सेम टाइम। ओके, क्लियर है? मल्टीपल व्यू, मल्टीपल व्यू का मतलब होता है many columns of the database table
कैन बी व्यूड एज पर रिक्वायरमेंट। जरूरत जितने कॉलम्स की है उतना ही देखना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा आपके ईआरपी में, ईआरपी स्टूडेंट पोर्टल, ठीक है, शोज ओनली मार्क्स ऑब्टेन्ड, करेक्ट, मार्क्स ऑब्टेन्ड दिखाता है ना। डज इट शो अदर स्टूडेंट्स, अदर स्टूडेंट मार्क्स दिखाता है क्या आपको? नहीं दिखाता है, करेक्ट, आपको सिर्फ आपके मार्क्स दिखाता है। तो मल्टीपल व्यूज जनरेट किए जा सकते हैं, एक ही समय में हर स्टूडेंट सिर्फ अपना अपना मार्क्स देख रहा होता है। दिस इज मल्टीपल व्यू। सो दिस मल्टीपल व्यू कैन बी, एक टेबल जो ये है, ये टेबल है, अ मल्टीपल व्यू कैन बी हॉरिजॉन्टल व्यू, हॉरिजॉन्टल सबसेट। हॉरिजॉन्टल सबसेट का मतलब एक रो, जैसे आपको दिखता है सिर्फ आपका अटेंडेंस, आपके मार्क्स, और इट कैन बी वर्टिकल व्यू। वर्टिकल व्यू का मतलब है कॉलम, जैसे कि MIS के टीचर को सिर्फ MIS के मार्क्स डालने की परमिशन है, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टीचर को सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मार्क्स डालने की परमिशन, वर्टिकल व्यू। सो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल व्यूज बन सकते हैं अलग अलग, मल्टीपल। सिक्योरिटी, there are features, it has multiple features that helps to safeguard the data. डाटा को सेफ रखने के लिए जो सिक्योरिटी फीचर्स है, क्योंकि आप one user cannot access others data without security permissions. सिक्योरिटी परमिशंस के बिना कोई भी यूजर दूसरे यूजर का डाटा एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो स्टूडेंट्स के केस में ये चीज है, स्टूडेंट्स कैन नॉट मॉडिफाई देयर डाटा। आपकी अगर अटेंडेंस दिख रही है, आप अपनी अटेंडेंस को बदल नहीं सकते, वो सिर्फ आपको विजिबल दिखाई दी जाएगी। तो सिक्योरिटी फीचर्स है ये सब, ठीक है। तो यूजर्स जो है, एंड यूजर्स, जो हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स, टीचर्स, प्रिंसिपल, ये सब क्या है? एंड यूजर्स है। एडमिनिस्ट्रेटर्स क्यों कौन है? एडमिनिस्ट्रेटर्स जैसे IT एडमिन, DB एडमिन, डेटाबेस एडमिन, ये सब एडमिनिस्ट्रेटर्स। डिजाइनर्स कौन है? जैसे कि एप्लीकेशन डेवलपर्स, ठीक है, वेब डिजाइनर, ये सब डिजाइनर्स हैं जो डेटाबेस को एक्सेस करते हैं। 3 tier आर्किटेक्चर कहलाता है। मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले जो ड्रॉ किया था टैली का एग्जांपल देके, कि डेटाबेस अलग जगह पर, एप्लीकेशन अलग जगह पर, ठीक है, और उसका GUI अलग जगह पर। जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट का लैपटॉप, इस पे आप देख रहे हो तो दिस इज प्रेजेंटेशन क्लियर, लेकिन ये इसका एक एप्लीकेशन सर्वर है, टैली एप्लीकेशन सर्वर। हो सकता है ये सर्वर रखा हो कंप्यूटर लैब में, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसके डेटाबेस की, तो इसका डेटाबेस हो सकता है गूगल पे हो, गूगल सर्वर पे हो, या रिमोट सर्वर पे हो। तो 3 tier आर्किटेक्चर इसे बोलते हैं, क्लियर। इसका डेवलपमेंट ही ऐसे होता है, डेवलप्ड इन दिस मैनर। एप्लीकेशन डेवलपमेंट इस तरह से होती है, 3 tier आर्किटेक्चर। ये एप्लीकेशन आर्किटेक्चर है, ठीक है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आर्किटेक्चर, ठीक है। तो क्या होता है डेटाबेस टियर, क्या होता है एप्लीकेशन टियर, क्या होता है प्रेजेंटेशन टियर, ये बताएगा। फिर बात हुई है रिलेशनल मॉडल की। रिलेशनल मॉडल क्या होता है? मैंने आपको भी बताया कि ये इसमें टेबल बनता है रोज एंड कॉलम्स के साथ, और जो फर्स्ट रो है ये आपको एट्रीब्यूट्स बताता है कि क्या क्या डाटा स्टोर हो रहा है, पीसेस ऑफ डाटा आइटम्स, और ये कॉलम्स बनाता है। तो कॉलम्स ही एट्रीब्यूट्स है, एट्रीब्यूट्स इक्वल्स टू कॉलम्स। इसी तरह से
हर एक बच्चे की इंफॉर्मेशन जिस रो में स्टोर होती है, तो रो इज कॉल्ड टपल। तो जब हम रिलेशनल मॉडल की बात करते हैं, रो इज कॉल्ड टपल, attributes are called columns and table is called relation। इसीलिए रिलेशनल में रिलेशन का मतलब ही है टेबल। तो रिलेशनल मॉडल जब भी सुनोगे तो सोचना टेबल बेस्ड मॉडल, ठीक है। टेबल बना के ऐसे टेबल, दिस इज वन टेबल, ऐसे टेबल्स बना के डाटा स्टोर करना, ये अप्रोच इज रिलेशनल मॉडल। डाटाबेस स्कीमा क्या होता है? डाटाबेस स्कीमा इज द स्केलेटन स्ट्रक्चर, कि वो स्ट्रक्चर क्या है डाटाबेस का, ठीक है। फिजिकल स्कीमा होता है और लॉजिकल स्कीमा होता है, इस तरह का दिखता है। हमें जो बाहर से दिखता है वो कहलाता है व्यू। तो मल्टीपल व्यू हो सकते हैं, मल्टीपल व्यू की अभी हमने बात की थी, मल्टीपल व्यू। और हमें लगता है कि हमें जो दिख रहा है उतना ही है। जैसे कि आपको अगर आपका अटेंडेंस, आपका मार्क्स दिख रहा है तो वो स्टूडेंट व्यू है, ठीक है। लेकिन ये लॉजिकल स्कीमा कहां दिखता है? टेबल लेवल। टेबल लेवल पे जो डाटाबेस डेवलपर होगा वो देख सकता है कि स्टूडेंट आईडी में स्टूडेंट का रोल नंबर सेव होता है, एसटीयू नेम में स्टूडेंट का नेम स्टोर होता है। ये सब उसके एट्रीब्यूट्स हैं। और इस एट्रीब्यूट्स के नीचे फिर उसको टपल्स मिलेंगे, मतलब रोज मिलेंगे हर स्टूडेंट के, ठीक है। लेकिन इसके नीचे भी एक लेवल है जो डेवलपर भी नहीं देख पाता, और वो है फिजिकल स्कीमा। फिजिकल स्कीमा इज मेमोरी प्लेस, मेमोरी डिटेल्स, कि कौन सा रो, ये वाला जो रो है ये कहां सेव हुआ है। गूगल के सर्वर पे हुआ है, कंप्यूटर लैब के सर्वर में हुआ है, आपका डाटाबेस मल्टीपल जगहों पे हो सकता है। तो फिजिकल स्कीमा भी अलग हो सकता है। तो 3 लेवल के डिवीजन आप देख सकते हैं इसमें। तो एक तो व्यू है और बाकी 2, एक तो फिजिकल और दूसरा लॉजिकल। क्लियर? फिर डाटा इंडिपेंडेंस, इसी से Excuse me, ये sir. जो हाँ जी Sir, in logical database schema, what does it includes? okay, logical database schema is this, it includes the structure, logical structure of the tables of the database, simply speaking, ठीक है। Yes, sir. details of all table, all relations। अब टेबल नहीं बोलेंगे, अब बोलेंगे all relations। relations का मतलब है टेबल। एट्रीब्यूट्स का मतलब है कॉलम्स। टपल्स का मतलब है रोज, ठीक है। डिपेंडेंसीज का मतलब है फॉरेन की, प्राइमरी की रिलेशनशिप। ये सब चीजें कहां स्टोर होती है? लॉजिकल डाटाबेस स्कीमा में। क्लियर? Okay, sir. Yes, sir. ओके। डाटा इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट ही इसी स्कीमा से ही उठ के आया है। देयर इज लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस, जिसका मतलब है कि जो डाटाबेस है उसमें जो डाटा स्टोर्ड है, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द मूवमेंट ऑफ द टेबल। मतलब आप टेबल अगर लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस का मतलब है इफ यू मूव, इफ यू चेंज columns, ठीक है, of a table, okay, the data is not affected, data is not affected। मतलब ये कि आपने एक टेबल बनाया आज, इस टेबल में आपने बोला रोल नंबर रखेंगे, स्टूडेंट का नेम रखेंगे, डेट ऑफ बर्थ रखेंगे और फादर्स नेम रखेंगे। फिर आपने 2-3 बच्चे क्रिएट कर दिए, इसमें रिकॉर्ड्स क्रिएट कर दिए, सेव कर दिया। फिर आप कल आए, कल आप आके आपने इसमें बोला कि नहीं फादर्स नेम नहीं, मदर्स नेम भी होना चाहिए। तो ये मदर्स नेम ऐड किया आपने, एडेड, करेक्ट। सो लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस सेज दैट ऑल दिस एग्जिस्टिंग डाटा इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी चेंज। चेंज से ये बिगड़ नहीं जाएगा, दिस विल नॉट गेट करप्टेड, दिस विल नॉट चेंज, मतलब वो सेफ रहेगा, नो चेंज। गॉट इट? सो आप एक नया कॉलम ऐड करो
और उस कॉलम में डाटा डालो। इसी तरह से कल आपने डिसाइड किया कि नहीं अब डेट ऑफ बर्थ नहीं रखना है, तो आपने डेट ऑफ बर्थ हटा दिया, तो बाकी सब चीजें रहेंगी और उसमें कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं आएगी। दिस इज लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। एम आई क्लियर टू एवरीवन? Yes or no? Yes, sir. Okay. What is physical data independence? Physical data independence is when you, okay, I stored Tally database in computer lab server in 2018. ठीक है? I moved it to, say, Google server in 2022. Okay? There will be no impact on accounts department. They will not be affected. उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनको डाटा जैसा दिखता था वैसा ही दिखता रहेगा। आपका सर्वर पहले, आपका जो डाटाबेस है पहले कंप्यूटर लैब के सर्वर में था, उसके बाद वो मूव करके गूगल के सर्वर में डाल दिया गया। तो फिजिकल लोकेशन चेंज हुई ना, फिजिकल चेंज इन दी लोकेशन, फिजिकल चेंज will not affect the application. एप्लीकेशन पे उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है? तो हम जो वेबसाइट देख रहे हैं ना, आप जितनी वेबसाइट्स देख रहे हो, जैसे कि आप आइपर की वेबसाइट देखते हो, iper.ac.in, करेक्ट? तो आपको इसमें जो डाटा दिख रहा है वो हो सकता है कि आज आप जो देख रहे हो, ठीक है, टुडे जो आप देख रहे हो, ये इसमें डाटाबेस आपका यूएस के सर्वर में हो, लेकिन आप जब 2020 में देख रहे थे तो ये यूके के एक सर्वर में रखा हुआ था। आपको फर्क पता चला क्या वेबसाइट देखते समय? आपको नहीं पता चलता। दिस इज फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। ओके? नीचे की हार्डवेयर टेक्नोलॉजी बदल जाती है, लेकिन लॉजिकल स्ट्रक्चर पे कोई असर उसका नहीं पड़ता। लॉजिकल स्ट्रक्चर की बात हो रही है, मैंने आपको ये एग्जांपल के लिए वेबसाइट दिया। अदरवाइज होता क्या है, इसके अंदर का जो टेबल है, ठीक है, जो टेबल्स बने आपके डाटाबेस के अंदर, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज वो कौन से सर्वर में था, कल वो कौन से सर्वर में। है मैं क्लियर? फिर इस मॉड्यूल में वर्ड प्रोसेसिंग की बात हुई है। तो वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब है कुल मिला के आप MS वर्ड, यूज ऑफ MS वर्ड इन ऑफिसेस। ऑफिस में क्या यूज होता है इसका, उसी की बात है। ठीक है, थोड़ा सा हिस्ट्री दिया हुआ है, हिस्ट्री दिया हुआ है थोड़ा, ठीक है, ये तो कोई खास जरूरी नहीं है। डॉक फाइल्स बनती है हमेशा, ये ध्यान रखिएगा। डॉट आजकल बनती है docx, ठीक है, और टेम्पलेट फाइल बनती है तो .dotx बनती है। दिस इज टेम्पलेट, वर्ड टेम्पलेट। क्या होता है टेम्पलेट, सबको पता है ना? हाँ सर। ओके, ठीक है, तो वर्ड टेम्पलेट। इसी तरह से बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं? क्रिएट डॉक्यूमेंट, एडिट डॉक्यूमेंट, मर्ज डॉक्यूमेंट, कट कॉपी पेस्ट, फॉर्मेट, फाइंड रिप्लेस। स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट क्या होता है? स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या क्या करते हो? इसमें आपका एनालिसिस, डाटा का स्टोरेज, एनालिसिस, कंप्यूटेशन, चार्ट जनरेट करना, ठीक है, एनालिसिस के लिए जैसे पाइवट टेबल वगैरह टूल्स होते हैं, ये यूज करना। ठीक है, पॉपुलर सॉफ्टवेयर पहले एक लैंड पार करके आता था पहला 1968 में, विजी कैल्क बहुत पॉपुलर था, लोटस 123 बहुत पॉपुलर था। ठीक है, ये सब आप पढ़ोगे इसमें। स्प्रेडशीट के फीचर्स क्या होते हैं? सेल्स होते हैं, रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं, वर्कशीट होता है, वर्कबुक होता है, चार्ट्स बना सकते हो, फॉर्मूला लिख सकते हो, फंक्शंस, पाइवट टेबल, डाटा एनालिसिस। ये कंप्यूटर्स का क्या यूज होता है? कंप्यूटर्स का यूज होता है
बिजनेस प्लानिंग में, ठीक है। आपको फिर एलैबोरेट करना पड़ेगा, ठीक है, कैसे आप प्लानिंग के लिए क्या टूल्स यूज करके कंप्यूटर में सेव कर सकते हो, शेयरिंग कर सकते हो, ठीक है। रिकॉर्ड कीपिंग के लिए आप डाटाबेसेस यूज करके रिकॉर्ड कीपिंग करते हो। कम्युनिकेशन के लिए आप स्काइप या गूगल ये सब चीजें यूज करते हो, है ना। डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन, आप डॉक्यूमेंट बनाने के लिए एमएस वर्ड, एक्सेल वगैरह यूज करते हो, ठीक है। डाटा एंड रिपोर्ट जनरेशन, आप एमएस एक्सेस तरह के एप्लीकेशंस यूज करके, ठीक है, एक्सेल चार्ट्स यूज करके आप इस सब से क्या करते हो, रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट करते हो। सो दिस इज इट अबाउट दिस मॉड्यूल। I hope this serves your purpose, everyone. Any questions or shall we close the class now? Sir, please explain DFD rules once again. DFD rules. Yes, sir. Okay, just. सर ये DBMS तो सर इजी था, मतलब मैं आपको पहले ही बोल रहा था, बट अच्छा, नहीं मैंने कवर कर लिया, अगर किसी को डाउट रह जाता है तो फिर सर SDLC बता दो। SDLC, यस सर। MI स्ट्रक्चर का थर्ड मॉड्यूल है, वो संबंधी हाँ सुनाई नहीं दे रहा, बाकी फर्स्ट सेकंड और सुनाई नहीं दे रही आपकी आवाज। हेलो, अच्छा ठीक है। तो DFD रूल्स आप पूछ रहे थे। DFD रूल्स जो है, पहला चीज ये है कि देयर शुड बी एटलीस्ट वन आउटफ्लोइंग एरो फ्रॉम अ प्रोसेस। हर प्रोसेस में से, प्रोसेस सर्कल में दिखाते हैं, हर प्रोसेस में से एक आउटपुट होना चाहिए, एक इनपुट कम से कम होना चाहिए, ठीक है। इसका जो लेबलिंग होगा वो वर्ब होगा, देयर विल बी अ वर्ब ऑलवेज, कैलकुलेट, जनरेट, क्रिएट, ठीक है, प्रिंट, कोई ना कोई एक्शन वर्ड होगा, वर्ड। दिस इज वन रूल। ईच प्रोसेस कैन गो टू एनी अदर सिंबल, ठीक है। एक प्रोसेस दूसरे किसी भी सिंबल पे जा सकता है। प्रोसेस ही एक ऐसी चीज है, मतलब मैं इसको ड्रॉ ना करूं, प्रोसेस ही ऐसी चीज है, दिस अ प्रोसेस, करेक्ट। अ प्रोसेस कैन गो टुवर्ड्स एंटिटी, a process can go towards data store, process can go towards another process. Okay, clear? Yes, sir. Okay, now third rule is each data store should have at least one incoming and at least one outflowing. हर डाटा स्टोर में भी, डाटा स्टोर क्या है, आपका डाटाबेस का कोई टेबल है, अटेंडेंस का टेबल, मार्क्स का टेबल, ठीक है, स्टूडेंट की मास्टर इंफॉर्मेशन का टेबल, जो भी टेबल है उसमें डाटा अगर इन आ रहा है तो आउट भी उसको रीड करने वाला भी कोई होगा। अगर आप इस तरह का ड्रॉ करने वाले हो डाटा स्टोर, तो आप इसमें इन भी ऐसे ही देना, इसमें से आउट भी ऐसे ही देना। क्लियर? फोर्थ रूल, एंटिटी मस्ट बी कनेक्टेड टू अ प्रोसेस, ठीक है, बाय डाटा फ्लो। एंटिटी जो है वो डाटा फ्लो से, एरो से कनेक्टेड होनी चाहिए। ये डाटा फ्लो मींस एरो, ओके। तो एरो से कनेक्टेड होना चाहिए, ना कि बिना एरो के आपने हेड, बिना एरो हेड के नहीं कनेक्ट होगे। डाटा फ्लो कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। इस तरह की क्लबिंग मत करिएगा, ये जैसे यहाँ पे किया है ना, मैं इसको ड्रॉ करके बताता हूं। आप इस तरह से मत करिएगा कि आपने ये ड्रॉ किया और इसी में से एक आपने इस एंटिटी को दे दिया, एक आपने इस एंटिटी को दे दिया और एक आपने इस एंटिटी को दे दिया। दिस इज रॉन्ग। व्हाट इज द बेटर वे? बेटर वे इज आप इस तरह से ड्रॉ करते ऐसे, दिस इज बेटर, ओके।
Yes, sir. एंड द नेक्स्ट रूल इज व्हाट इज करेक्ट व्हाट इज नॉट करेक्ट। आप दो एंटिटीज को नहीं जोड़ सकते, ठीक है। आप एक एंटिटी से सीधे डाटा स्टोर में नहीं जा सकते, ठीक है। आप एक डाटा स्टोर से सीधे एंटिटी को नहीं दे सकते। आप एक डाटा स्टोर से दूसरे डाटा स्टोर में नहीं डाल सकते। आप इन सब कामों के लिए क्या यूज करेंगे? आप एक एंटिटी से प्रोसेस में जाएंगे, प्रोसेस से दूसरे एंटिटी में जाएंगे। आप एक एंटिटी से प्रोसेस में जाएंगे, प्रोसेस से डाटा स्टोर में जाएंगे। आप एक डाटा स्टोर से प्रोसेस में जाएंगे, प्रोसेस से एंटिटी में जाएंगे, ठीक है। आप एक डाटाबेस से प्रोसेस में जाएंगे और प्रोसेस से दूसरे डाटा स्टोर में जाएंगे। ओके, दिस इज व्हाट दिस स्लाइड इज टेलिंग अबाउट। बस इन बॉक्सेस को आप इनको सर्कल मानना, क्योंकि ये डायग्रामिंग मेथड मैंने जहां से भी उठाया था उन्होंने तो सर्कल की तरह नहीं यूज किया, ठीक है। लेबल मैंने आपको जैसा बताया, प्रोसेस का हमेशा वर्ब होना चाहिए, कैलकुलेट, ऑर्डर, ठीक है, इस तरह से। एनी अदर क्वेश्चन एनीवन? सर एक टॉपिक है सर अकेला थर्ड मॉड्यूल में, सिंथेसिस ऑफ एमआई स्ट्रक्चर एंड एवेल्युएशन, वो अकेला नहीं आ रहा, बाकी सब तो सर वो वर्बल है, समझ में आ गया। सिंथेसिस ऑफ एमआईएस स्ट्रक्चर एंड एवेल्युएशन सर, बस ये एक ही है। पीपीटी में दिया हुआ उससे रिलेटेड कुछ आपको? हाँ सर दिया तो हुआ, उसमें फ्लो चार्ट्स वगैरह बने। ओके, इसमें तो एमआई स्ट्रक्चर काफी डिटेल में डिस्कस हुआ है, सिंथेसिस ऑफ एमआई। ओके, मैं ये शेयर करता हूँ। स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है? ओके, नाउ हियर द एमआईएस स्ट्रक्चर। व्हाट डू वी मीन बाय एमआईएस स्ट्रक्चर? आप इससे पहले की पूरी स्लाइड्स देखोगे अगर, तो एमआईएस स्ट्रक्चर बताया गया है। ये मॉड्यूल आपको एमआईएस स्ट्रक्चर ऑन बेसिक मैनेजमेंट एक्टिविटी बताता है, फिर उसके बाद सिंथेसिस बताता है ये वाला मॉड्यूल। तो इसमें आपका एमआईएस स्ट्रक्चर आपको मैनेजमेंट एक्टिविटी वाइज डिफाइन, जब भी आपसे एमआईएस स्ट्रक्चर की बात की जाएगी, डिफाइन मैनेजमेंट एक्टिविटी वाइज, आपको इसको मैनेजमेंट एक्टिविटी वाइज डिफाइन करना है। आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में एमआईएस स्ट्रक्चर क्या है वो बताना पड़ेगा। टैक्टिकल मैनेजमेंट में एमआईएस स्ट्रक्चर क्या है, आपका जो पिरामिड था ना, उस पिरामिड के आधार पे चलना है आपको। ऑपरेशंस मैनेजमेंट में क्या है, फिर इंफॉर्मेशन लेवल पे क्या है, इस 4 लेवल पे आपको स्ट्रक्चर बताना है। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की बात करें तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, ठीक है, डायरेक्टर्स और जो चीफ एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, और इनका काम क्या है, गोल्स, स्ट्रैटेजीज, पॉलिसीज कंपनी की सेटअप करना, करेक्ट, ये इनका काम है। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजर्स के केस में एमआईएस स्ट्रक्चर का क्या रोल है? इनको इंफॉर्मेशन कैसी चाहिए? इनको इंफॉर्मेशन ऐसी चाहिए कि वो डिसीजन पूरे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ले सके। इनके डिसीजंस लॉन्ग टर्म इंपैक्ट डालते हैं। स्ट्रैटेजिक मैनेजर्स की बात कर रहे हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट। सो उनका जो डिसीजन मेकिंग है, उसको जो इनपुट चाहिए वो इनपुट दे पाए, ऐसा एमआईएस स्ट्रक्चर उन्हें चाहिए होता है, ठीक है, करेक्ट। तो स्ट्रैटेजिक एमआई स्ट्रक्चर की जब बात करें तो सबसे पहले क्या बात करोगे, स्ट्रैटेजिक लेवल की जो डिसीजन मेकिंग है, इसको क्या इनपुट चाहिए, व्हाट इनपुट्स आर रिक्वायर्ड, उसको ध्यान में रख के एमआईएस का स्ट्रक्चर बनता है। फिर हम आते हैं टैक्टिकल लेवल पे। टैक्टिकल लेवल इज मिड लेवल मैनेजमेंट। मिड लेवल मैनेजमेंट का क्या है, शॉर्ट टर्म जो मीडियम रेंज डिसीजन मेकिंग करना,
मीडियम रेंज प्लान्स बनाना, 2 महीने से 3 महीने तक के प्लान्स बनाना। स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म बनाता है, ये मीडियम टर्म बनाते हैं। और टैक्टिकल मैनेजर्स की जिम्मेदारी क्या होती है कि ऑपरेशनल सारे चीजें चलती रहे, कोई चीजें रुके नहीं, है ना। कोई भी प्रॉब्लम्स है, जैसे फैक्ट्री में कुछ इश्यूज हैं, ठीक है, तो वो इश्यूज को रिजॉल्व रखना मिड लेवल मैनेजमेंट का काम होता है, ताकि काम चलता रहे, राइट। तो उनको जो इंफॉर्मेशन की नीड है वो भी ऑपरेशनल लेवल से समराइज्ड वे में चाहिए कि ऑपरेशंस में कुल मिला के क्या चल रहा है, ओवरऑल पूरे महीने में कितना हुआ, तो मिड लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। तो उनको एमआईए स्ट्रक्चर उनका भी जो है उस तरह का उनकी नीड है। फिर आता है ऑपरेशंस लेवल। ऑपरेशन लेवल क्या होता है? जो सुपरवाइजर लेवल, जो डायरेक्टली डे टू डे ऑपरेशन से जुड़ा हुआ है, तो इनका शॉर्ट पीरियड इम्पैक्ट होता है। जैसे आज अगर कोई एब्सेंट हो गया है तो सुपरवाइजर जो है, जो फैक्ट्री सुपरवाइजर है, या जो जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, जो अटेंडेंस अगर एडमिन डिपार्टमेंट है, आज जो एब्सेंट हुआ है तो तुरंत उसका ऑल्टरनेटिव डिसाइड करना कि आज इसकी जगह पे कौन काम करेगा। दिस इज ऑपरेशनल लेवल डिसीजन मेकिंग, वेरी शॉर्ट, एक दिन का, एक हफ्ते का इम्पैक्ट होता है इसका, ठीक है। तो ये 3 लेवल के इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट। तो एमआईएस स्ट्रक्चर की जब व्हेन यू डेवलप एन एमआईएस स्ट्रक्चर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, यू टेक केयर ऑफ ऑल दीज 3 लेवल्स ऑफ द मैनेजरियल पिरामिड, ठीक है। ये इसमें बताया गया। अब इस आधार पे अब अगर अपन स्ट्रक्चर पे आए, I'll take you to the structure after this। ये ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस की बात हो रही है, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखोगे तो एमआईएस स्ट्रक्चर बनाते समय एक फिजिकल स्ट्रक्चर बनाना होता है और कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर बनाना होता है, ठीक है। हम पहले कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर की बात करते हैं क्योंकि हमने डिस्कस भी वही किया है। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल मिलने के लिए व्हाट इज द नीड्स, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, सॉरी व्हाट आर the requirements, ठीक है। उस रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रख के एमआईएस स्ट्रक्चर बनता है। ट्रांजैक्शनल मतलब ऑपरेशनल, मतलब डे टू डे डाटा इंफॉर्मेशन, ट्रांजैक्शन इज ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन। मैनेजरियल कंट्रोल मतलब मिड लेवल, ठीक है। ऑपरेशंस कंट्रोल डे टू डे, ये सब कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर का हिस्सा है। और इनका इंटीग्रेशन, इन सब का एक साथ काम करना, व्हेन अ organization is functioning, it is functioning both at the strategic level, transaction level, operation level, and also at the integrated in manner, ठीक है। integrated और कुछ common modules होते हैं, common modules like supplier थोड़ी किसी के अंडर में आता है, customer, ठीक है, प्रोडक्ट, ये सब किसी एक मॉड्यूल के अंदर तो आते नहीं है, ये कॉमन है सबके बीच में। तो जब एमआईएस स्ट्रक्चर डेवलप होता है तो ये 2 चीजों का, फिजिकल स्ट्रक्चर और कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर को, दोनों को सिंथेसाइज करना मतलब क्रिएट करना, क्रिएट या डेवलप करना, ओके, क्लियर है। फिर आती है बारी इसकी इवैल्यूएशन की। इवैल्यूएशन का मतलब है आप क्वालिटी की बात कर रहे हो, हाउ गुड और बैड is the MIS। MIS जो है वो अच्छा कितना है, कितना बुरा है, ये ढूंढना, ये पता करना, इस क्वालिटी की बात हो रही है, सिस्टम क्वालिटी, ठीक है। तो यहां पर 4 वेरिएबल्स की बात हो रही है सिस्टम क्वालिटी में। यूज, ठीक है, किस तरह से उसको यूज कर पा रहे हैं, यूजर सेटिस्फैक्शन, इंडिविजुअल इंपैक्ट, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल इंपैक्ट क्या है इसका, ओके। तो सिस्टम क्वालिटी और इंफॉर्मेशन क्वालिटी। हो सकता है आपके पास बहुत अच्छा सिस्टम हो, एमआईएस सिस्टम इज गुड, बट उसमें जो इंफॉर्मेशन लोग जो डाल रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन सेव की जा रही है, वो नहीं है, वो अच्छी नहीं है। पीपल आर नॉट एबल टू राइट प्रॉपर इंफॉर्मेशन, तो भी वो एमआईएस अच्छा आउटपुट नहीं दे पाएगा। तो ये इवैल्यूएशन का तरीका है कि आप सिस्टम क्वालिटी और इंफॉर्मेशन क्वालिटी दोनों को लेते हुए यूजर सेटिस्फैक्शन सर्वे करोगे और यूसेज सर्वे करोगे कि यूज कितना हो पा रहा है, और फिर आप देखोगे उसका इंडिविजुअल पे क्या इंपैक्ट हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इंपैक्ट हो रहा है। दिस इज हाउ ऑर्गेनाइजेशन एमआईएस स्ट्रक्चर इज इवैल्यूएटेड, ठीक है। फिर इसको इंप्रूव कैसे किया जाता है? एम आई ऑडिबल? हेलो? Yes, sir, you are audible. Yes, sir.
ठीक है, ओके, मेरा हेडफोन जो है वो स्विच ऑफ हो गया है। ठीक है, सो इवैल्यूएशन के प्रोसेस में आपको ये आइडेंटिफाई करना यूजिंग दीज स्टेप्स, ये आइडेंटिफाई करना कि कॉन्सेप्चुअल मॉडल कैसा है। तो आप इंफॉर्मेशन क्वालिटी, सर्विस क्वालिटी, सिस्टम क्वालिटी को इनपुट लेते हुए, ठीक है, आप ईज ऑफ यूज की स्टडी करोगे, कंटेंट की स्टडी करोगे, फॉर्मेट की स्टडी करोगे, और आप ये देखोगे कि यूजर सेटिस्फैक्शन, इंडिविजुअल इंपैक्ट ऑर्गेनाइजेशन पे कितना है और ऑर्गेनाइजेशनल इंपैक्ट कितना है। ठीक है, तो ये दोनों स्लाइड्स आपको एज इट इज रिप्रोड्यूस करनी पड़ेंगी अगर एग्जाम में द प्रोसेस ऑफ एमआईएस स्ट्रक्चर इवैल्यूएशन करके आता है। जनरली ये क्वेश्चन मैंने देखा नहीं है, सिंथेसिस ऑफ एमआईएस स्ट्रक्चर एंड इवैल्यूएशन, इस पे क्वेश्चन अभी तक मैंने देखा नहीं है, लेकिन अगर आता है तो आपका सिंथेसिस से मतलब है आप ऑर्गेनाइजेशन के पिरामिड के हिसाब से एमआईएस स्ट्रक्चर कैसे जनरेट करते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और इवैल्यूएशन का मतलब है एक एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और एक एग्जिस्टिंग एमआईएस स्ट्रक्चर को इवैल्यूएट कैसे किया जाता है। तो दो लेवल पे किया जाता है कि इंडिविजुअल इंपैक्ट क्या है और ऑर्गेनाइजेशनल इंपैक्ट क्या है, और उसकी स्टडी के लिए यूजर सेटिस्फैक्शन आइडेंटिफाई किया जाता है, बट इट इज डिपेंडेंट ऑन सिस्टम क्वालिटी एंड इंफॉर्मेशन क्वालिटी। क्लियर? ये क्वेश्चन जरूर आता है, रोल ऑफ एमआईएस। ठीक है, तो रोल ऑफ एमआईएस में भी आपको यू हैव टू टेल एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पिरामिड। ठीक है, कोई भी बेसिक क्वेश्चन एमआईएस से रिलेटेड आता है कि रोल क्या है, बेनिफिट क्या है, एडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है, व्हाट इज द नीड इन द ऑर्गेनाइजेशन, इन सब तरह के क्वेश्चंस में आप हर मैनेजमेंट पिरामिड के हर लेवल, मतलब स्ट्रैटेजिक लेवल, ऑपरेशंस लेवल, टैक्टिकल लेवल, ठीक है, सारे लेवल पे आप इसकी बेनिफिट्स बताओगे कि इसका क्या यूज है, कैसे काम फायदा आता है। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? आई होप दैट इज ऑल। ठीक है, चलिए, तो आई एम क्लोजिंग द स्लाइड नाउ। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू सर। ओके, ऑल द बेस्ट, गुड लक। ओके तनिषा, ऑल द बेस्ट। चलो अंश, आशी, पूजा, यू आर ऑल देयर, तानिया, गगन, yes sir. ओके, चलो पढ़ाई करो, है ना? ठीक है, हो जाएगा, आप लोग अच्छे से करना। Yes sir, thank you. ओके बाय। ओके गगन, बाय।